हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद अशोक मकारे की क्लासेस में आज फिर से आपका वेलकम है। बच्चों, आज की जो वीडियो है कुछ हम टॉपिक्स लेके आए हैं जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आपका सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्टेंस, कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में हम जानेंगे और थोड़ा सा फैराडे लॉ के बारे में भी उसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा हल्का सा डिस्कस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। ये सेशन में ये है कि आपका 2 या 3 नंबर का बन ही जाता है। मैंने इस वीडियो में आपको म्यूचुअल इंडक्शन नहीं करवाया है क्योंकि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग वो वहाँ से हट गया है, तो इसलिए आज हम सेल्फ इंडक्शन का ही इसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि आपका मंडे को एग्जाम है, तो उसी हिसाब से ही हम प्रिपेयर करें कि आपका कुछ ना कुछ तो चलो 2-4 नंबर जो है वो कहीं ना कहीं से बन ही जाए। तो बच्चों, पहले हम बात करते हैं आपके एम्पियर सर्किट लॉ की। एम्पियर सर्किट लॉ के अंदर हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि V इंटू डी एल जो होता था म्यू इंटू आई के बराबर होता था। और ये जो एम्पियर सर्किट लॉ है हमें यही बताता था कि टोटल लाइन ऑफ इंटीग्रल्स कितनी पास करेंगे किसी भी रिजिड बॉडी में या किसी भी सर्कुलर पाथ में या किसी भी मतलब क्लोज्ड पाथ में, क्योंकि ये जो सिंबल लगता है ये क्लोज पाथ को बताता है। लेकिन वो जो डेफिनेशन थी वो मैग्नेटिक फ्लक्स की नहीं थी, वो आपका एम्पियर सर्किट लॉ था। मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है उसको हम डिनोट करते हैं फाई से, और ये हमको क्या बताता है बच्चों? टोटल नंबर ऑफ लाइंस। नंबर ऑफ लाइंस आपकी कितनी पास कर रही हैं किसी भी बॉडी के अंदर, वो भी सेम चीज़ थी, बट वो एम्पियर सर्किट लॉ ने हमें ये बताया था कि B इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू आई। उसने हमें ये नहीं बताया था कि B इंटू डी एल कहाँ से आया है, उसने डायरेक्ट ये बोला कि B इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू आई, बट मैग्नेटिक फ्लक्स जो हमें ये बताएगा कि B इंटू डी एल होता है। ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस मैग्नेटिक फील्ड पे कितनी पास होती हैं, मैग्नेटिक फील्ड पे कितनी पास होती हैं, जैसे कि मतलब मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी अगर हम बात करें कितनी बनेगी। फॉर द एग्जांपल, जैसे ये मैंने कोई भी आपका ले लिया है, बॉडी ले लिया है, कुछ भी है, तो इसमें ये जो लाइंस जो पास, तो मैं एक आपको ये बता रही हूँ बार बार, जो मैं भी बता रही हूँ कि थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है कि बोथ आर मतलब क्या है कि दोनों मैग्नेटिक फ्लक्स है, नहीं है। वो एम्पियर सर्किट ने लॉ दिया था कि जो टोटल नंबर ऑफ लाइंस उसमें पास करती हैं वो म्यू इंटू आई के बराबर होती है, और मैग्नेटिक फ्लक्स ये होता है कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी पास करेंगी वो आप कैसे निकाल सकते हो, तो दोनों में डिफरेंस है। तो अब ये आ गई कि जो नंबर ऑफ लाइंस है किसी भी बॉडी के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। समझ आ गई बात? तो मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाई से पहली बात है डिनोट करते हैं। आप इसमें ये लिख सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस आर, लाइंस कौन सी? मैग्नेटिक लाइंस। ठीक है, मैग्नेटिक लाइंस पासिस थ्रू अ बॉडी, थ्रू अ क्लोज्ड पाथ में ही करेंगी। पाथ अगर खुला होएगा, कभी भी आपने देखा है कि इतने में बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ऐसा नहीं होता। पाथ होता है वो क्लोज्ड ही रहता है। अच्छा, ये बात हमको पता चल गई है, तो रिजल्ट में हमने क्या लिखना है कि जो फाई होता है ये होता है आपके पास में B इंटू डी एल के बराबर, और B इंटू डी एल इज इक्वल टू म्यू आई, ये हमको दिया था एम्पियर ने। ठीक है, तो B इंटू डी एल जो है ये आपके पास में क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर है। अब बाद में क्या करते हैं, इसकी हम वेक्टर्स हटा लेते हैं, देन V डी एल हम लिख देते हैं cos थीटा, एंड B इंटू डी एल लाई इन द सेम डायरेक्शन, दैट्स वाई एंगल इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास में हो जाता था B इंटू डी एल इज इक्वल टू 5। ठीक है, और बाद में जब हम उसको L को भी इंटीग्रेट करते थे तो B L इज इक्वल टू 5। तो आपके पास में जो मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा फाई से उसको डिनोट करेंगे, एंड B वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर उसको लिखा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके यूनिट्स की, इसके डायमेंशन फॉर्मूले की। तो यूनिट क्या होता है? यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फाई से मैं लिख सकती हूँ, पता चल जाएगा कि किसकी बात हो रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स की होती है, और इसका जो यूनिट रहता है वो रहता है वेबर।
वेबर, ठीक है, इसको वेबर कहते हैं। और इसका जो डिमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है ml2T-2A-1। ये भी याद रखिएगा, ये आपका 1 नंबर का बन जाएगा। वहाँ पे पूछा जाएगा कि डिफाइन करिए, उसका यूनिट लिखिए, साथ में उसका डिमेंशनल फॉर्मूला दीजिए। सिंपल सा है बट नंबर बन जाते हैं इसी चीज़ से। होगी बात खत्म? क्लियर हो गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एम्पियर सर्किट लॉ एंड मैग्नेटिक फ्लक्स। दोनों चीजें सिमिलर है बट मैग्नेटिक फ्लक्स मीन्स कि टोटल नंबर लाइंस हमको पता चल जाती हैं बाय द फॉर्मूला B/dl। बट जो आपका एम्पियर सर्किट लॉ है उसने हमको ये बताया कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है B/dl जो होता है वो μ/I के बराबर होता है। दोनों चीजें सेम है बट उसको पढ़ने का थोड़ा सा तरीका अलग है। अब बात करते हैं आगे हम इंडक्शन की। किसकी? इंडक्शन की। कि इंडक्शन क्या होती है। तो अगर आपको जिन्होंने प्रीवियस सेशन नहीं देखे हैं, मैं बार बार कह रही हूँ देखिए, उसमें हमने एक टॉपिक किया था अबाउट द पोलराइजेशन। पोलराइजेशन क्या होता था कि जैसे कोई भी आपके पास में इंसुलेटर है या फिर उसको आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब भी कहते थे, या कोई ऐसा मटेरियल है जिसके पास करंट नहीं है, ठीक है, जिसके पास करंट नहीं है, जो मतलब विदाउट करंट के या विदाउट चार्जेस के बैठा हुआ है। आप उसके पास आसपास एक चार्ज बॉडी को रख देते हो तो वो उसकी हेल्प से, उसके कनेक्शन से कुछ चार्जेस को अपने अंदर इंड्यूस कर लेता है। उस चीज़ को हम कहते थे पोलराइजेशन। तो यही चीज़ सेम हमारे मैग्नेटिक के अंदर भी होती है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मतलब कई नई चीज़ को अपने अंदर इंड्यूस करना, बनाना। प्रोड्यूस करना मतलब प्रोड्यूस करके उसको बाहर निकालना, तैयार करना। इंड्यूस मीन्स कि नई चीज़ों को बनाना अपने अंदर। तो इसका फिनोमिना क्या रहता है? इज द फिनोमेन ऑफ प्रोडक्शन। क्या होती है इसमें? प्रोडक्शन होती है। जैसे मैंने अभी बताई है, प्रोडक्शन ऑफ किसकी? करंट की। करंट की क्या रहती है इसके अंदर? प्रोडक्शन होती है। किस में होती है? इनर कॉइल में होती है। कब होती है? जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स को, किसको? मैग्नेटिक फ्लक्स को लिंक कर देते हैं, लिंक्ड विद द कॉइल इज चेंज, ठीक है। जो आपके पास में मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ जो लिंक कॉइल कर रही है, तो उसको जब हम चेंज कर देते हैं तो आपका क्या होता है? करंट प्रोड्यूस्ड होता है, प्रोडक्शन होती है करंट की। उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसी इंडक्शन के अंदर आपको फैराडे ने लॉ दिए थे, 3 तरह के हमको लॉ दिए थे, उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए कई बार क्वेश्चन कैसे बन जाता है, डिफाइन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ द फैराडे। मतलब फैराडेज के जो लॉ हैं वो बताइए अबाउट द इससे रिलेटेड, इंडक्शन से रिलेटेड। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपने क्या करना है। ये आप अभी कई बच्चे सोचेंगे कि ये सेशन इतना वो नहीं है, इसमें मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ किसी न किसी पेपर में आपका 1 या 2 नंबर इसमें बन ही जाएंगे। तो 1-2 नंबर को आप हल्के में नहीं रख सकते फिजिक्स में, ठीक है, कि वैसे ही है। आजकल तो पैटर्न चेंज हो गया है। अब तो आपको पार्ट्स में क्वेश्चन आ रहे हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, जो बड़े भी आ रहे हैं। डायरेक्ट आपको डेरिवेशंस बहुत कम देखने को मिलेंगी, ठीक है। अब है आपके पास में फैराडे लॉ। किसके लॉ दिए हैं इसने हमको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा जी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने सीख ली है कि ये एक फिनोमिना होता है जो कि करंट को प्रोडक्शन करता है। किसमें? इन कॉइल के अंदर। जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स को लिंक कर देते हैं कॉइल के साथ में और वो चेंज होती है, मतलब कॉइल को चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब आपके पास में आता है कि इसने क्या इसके ऊपर हमको लॉ दिए थे, मतलब इसने कुछ रूल सेट किए थे कि ऐसे ऐसे होगा तो ऐसे हो जाएगा। पहला ये कहता है कि जो फाई है, वेन एवर फाई लिंक्ड विद अ
circuit change induced EMF is प्रोड्यूस्ड। अब जिन बच्चों को ईएमएफ का नहीं है पता, तो सेल ईएमएफ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड भी एक सेशन ले रखा है मैंने, जिसमें सिर्फ मैंने सेल ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को डिस्कस किया है, प्लीज उसको जरूर देखिए, ठीक है। प्रोड्यूस्ड होंगे तो क्या कहता है कि वेन एवर फाई, ठीक है, वेन एवर फाई मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, लिंक्ड विद द सर्किट चेंज, लिंक्ड विद द सर्किट चेंज, तो क्या होगा आपका ईएमएफ इंड्यूस जो होगा वो होगा प्रोड्यूस्ड, ठीक है। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड, जो नया बन के आएगा वो प्रोड्यूस्ड होगा, ठीक है। अब नंबर 2 पे आता है कि जैसे जैसे आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो चलता चलेगा, जितना लंबा जाएगा तो उतना ही हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता जाएगा कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा वो चेंज होगा कॉन्टिन्यूसली जैसे जैसे आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा बढ़ता जाएगा, जितना लंबा चलता जाएगा। तो आप इसको क्या लिखोगे, द इंड्यूस्ड ईएमएफ lasts as long as the change in magnetic flux continuously, ठीक है। ये जो होगा चेंज होता चलेगा, लगातार जो है वो चेंज होता रहेगा। नंबर 3 पे हमें कहता है, ये तो डायरेक्ट ही आप समझ सकते हो उसको, कि क्या कहता है कि जो हमारे पास में मैग्नीट्यूड होगा आपके ईएमएफ का, ठीक है, मैग्नीट्यूड जो होगा ईएमएफ का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ, लिंक्ड विद द रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका, मैग्नेटिक फ्लक्स का, लिंक्ड विद द सर्किट। तो ओवरऑल कंडक्ट करके हमारे पास में ये रिजल्ट आता है कि ये जो है ये आपके पास में मैग्नेटिक इंडक्शन है, पता होगा आपको। तो मैग्नेटिक इंडक्शन इज इक्वल टू माइनस फाई एन डी टी। तो ये रिजल्ट आपने याद रखना है। ये हमको किसने दिया है, फेरेड ने दिया है, कि ये हमारे पास में होता है। एक चीज़ यहाँ पे और होती है इसी के साथ में, कि यहाँ पे जाके कहीं एन लग जाता है, एन लग जाता है। तो एन जो होता है ये तब लगता है कि जब आपके कॉइल्स के ऊपर एन नंबर ऑफ टर्न्स है वो बाउंड है, बंधी हुई है, ठीक है। ये एन तब लगता है जब नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, अदरवाइज ऐसे ही आप इसको लिख सकते हो। तो नंबर 3 पे आपके पास में क्या आया है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked with the circuit, ठीक है। याद कर लीजिएगा, फ्री के नंबर्स हैं, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कोई पता नहीं किसी न किसी सीरीज में सीधा पूछ लीजिए कि 3 लॉ उसके बताइए, तो ये आप थोड़ा सा इसमें दे सकते हो कि एन तब लगेगा जब आपके पास में नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, जब आपकी कॉइल जो होगी, वायर जो होगी वो बाउंड होगी, ठीक है। आगे बात समझ में। अब चलते हैं, अब हम डिस्कस करते हैं आपकी सेल्फ इंडक्शन को। किसको, सेल्फ इंडक्शन को, कि सेल्फ इंडक्शन क्या होती है। म्यूचुअल इंडक्शन मैंने देखा तो जो नया जो एनसीईआरटी की बुक्स थी तो उसमें मुझे नहीं मिला म्यूचुअल इंडक्शन का, तो इट मीन्स कि वो आई थिंक सिलेबस से हट के है। तो सिर्फ सेल्फ इंडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे, अगर होगा भी तो प्लीज़ पढ़ लीजिएगा, अब टाइम थोड़ा है। तो इसके बारे में हम ये देखेंगे कि सेल्फ इंडक्शन क्या रहती है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होती है, और इसको प्रूफ भी करेंगे इन सोलेनॉइड के अंदर, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन क्या रहती है बच्चों, इसके अंदर आपके पास में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो खुद से होता है। ईएमएफ जो इंड्यूस होगा वो खुद से होगा, और जो म्यूचुअल इंडक्शन होती है उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो किसी दूसरे से होता है, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या रहता है, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो किसी
दूसरे से होता है। तो सेल्फ इंडक्शन में क्या आप कह सकते हो कि अकॉर्डिंग टू, इसके अंदर मैंने आपको समझा दिया कि क्या रहता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, खुद से होता है, म्यूचुअल में दूसरे से होता है। ये सिंपल सी चीज़ है। अब होता क्या है ये समझ लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस फिनोमिना की क्या ये कहता है, अकॉर्डिंग टू विच एन अपोजिंग, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ is produced in a coil as a result of change in current, changing in current, ठीक है, change in current, change in current or magnetic flux linked with the coil itself या सेल्फ आप लिख सकते हो, itself is known as a आपका सेल्फ इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्शन को मैं वही समझा रही हूँ कि इसके अंदर जो कॉइल आपकी करंट को चेंज करती है, ठीक है, अब वही हमने पीछे सीखा ना कि करंट को चेंज करेगा देन इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ये वो। तो जब आपके पास में जो कॉइल करंट को चेंज करेगी और ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा वो खुद से होगा। बस सिंपल सी चीज़ है। अगर आपको इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं याद रहती है तो आप इतना भी लिख दोगे कि चेंजिंग करंट इन अ कॉइल, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इटसेल्फ, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ इटसेल्फ, किसमें, सेल्फ इंडक्शन में, इज नॉन एज सेल्फ इंडक्शन। अगर आपको वो डेफिनेशन याद नहीं रहती है तो आप ये वाली लिख सकते हो, सेल्फ इंडक्शन। अगर यही हम म्यूचुअल इंडक्शन की बात करें तो सेम चीज़ यही लिखनी है, लेकिन वहाँ पे क्या होती है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय इटसेल्फ, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि क्या ये कहना चाह रहा है कि चेंजिंग करंट इन अ कॉइल इंड्यूस्ड ईएमएफ इटसेल्फ एंड इज नोन एज सेल्फ इंडक्शन एंड अदर होगा तब जब आपके पास में म्यूचुअल का पूछा होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, सीखते हैं कि इसके बारे में और क्या क्या चीज़ है। जो आपके पास में सेल्फ इंडक्शन है बच्चों, सेल्फ इंडक्शन है, ये आपका दोनों केस में वर्क करता है। व्हेन द स्विच इज ऑफ, ठीक है, चाहे ये स्विच इसका ऑफ रहे चाहे इसका स्विच ऑन रहे, चाहे स्विच ऑफ हो या फिर ऑन हो, ये दोनों केस में क्या करता है, वर्क करता है। तो ये भी आपका एक मल्टीपल चॉइस में आ जाता है कि अगर आपका स्विच ऑफ है बताइए तो सेल्फ इंडक्शन बनेगा कि नहीं बनेगा, ऑन है तो बनेगा। तो ये दोनों केसेस में वर्क करता है सेल्फ इंडक्शन। आपका स्विच ऑफ हो ऑन हो इससे कोई लेना देना नहीं है, ये अपना काम कर रहा है, ठीक है, सेल्फ इंडक्शन चल रहा है, ठीक। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको थोड़ी सी रिमाइंड करा दूँ, अगर ईएमएफ का जिसने नहीं देखा है तो ईएमएफ क्या रहता था, ये आपके पास में पोटेंशियल डिफरेंस होता था बिटवीन द टू टर्मिनल्स, ठीक है, जब सर्किट आपका क्लोज्ड होता था, ठीक है, ओपन होता था, सर्किट आपका ओपन होता था। जैसे ही सर्किट को मैं क्लोज कर देती थी, बंद कर देती थी, तो हमारे पास में जो डिफरेंस आता था दो टर्मिनल का, उसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते थे, ठीक है। तो ये एक तरह का ये ईएमएफ ही हुआ ना, एक तरह का ईएमएफ ही हुआ कि ईएमएफ का नया नाम क्या बन गया, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। व्हेन द सर्किट इज ओपन, सर्किट इज क्लोज्ड, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा आपके सेल्फ इंडक्शन पे। तो इस चीज़ से आपने इसको याद रखना है, ठीक। अब चलते हैं हम थोड़ा सा और आगे, एक यूनिट की बात कर लेते हैं। इसके यूनिट क्या है आपके सेल्फ इंडक्शन का, तो वो सेल्फ इंडक्शन का यूनिट है हेनरी,
H से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। और यूजेस भी आप इसके देख सकते हो, ट्रांसफार्मर में इसका यूज़ होता है, सेंसर में होता है, इस तरीके से और भी बहुत चीज़ें जहाँ पे इसका यूज़ होता है। अब बात करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस की। आपने कंडक्टर की कंडक्टेंस निकाला, रेजिस्टेंस, किसी भी चीज़ का रेजिस्टेंस, उसकी रेजिस्टिविटी, ये वो चीज़ निकाली, मतलब उससे रिलेटेड था। तो सेल्फ इंडक्शन के अंदर कितना इंड्यूस होगा, कितना नहीं होगा, उसको जिस चीज़ से हम मेज़र करते हैं उसको हम कहते हैं इंडक्टेंस। क्या कहते हैं? इंडक्टेंस। इसको हम L से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? L से डिनोट करते हैं। और एक आप इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे समझ लीजिए कि जो आपका इंडक्टेंस होता है, ठीक है, किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर का इज ऑलवेज जीरो। क्या समझोगे आप कि इंडक्टेंस ऑफ अ स्ट्रेट कोई कंडक्टर है, ठीक है, स्ट्रेट कंडक्टर इज ऑलवेज टेकन एज अ जीरो। तो ये चीज़ आप इम्पॉर्टेंट है कि अगर जब आपको इंडक्टेंस निकालने को बोला जाए या इंडक्टेंस फाइंड आउट करने को बोला जाए तो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि इंडक्टेंस किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर का हमेशा जीरो रहता है, तो वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है, ठीक है, कुछ निकलेगा ही नहीं। जब आपका स्ट्रेट कंडक्टर है तो ऑलवेज इज इक्वल टू जीरो, जिसकी वजह से हम जो इंडक्टेंस जो फाइंड आउट करते हैं वो सॉलिनॉइड में करते हैं। किस में करते हैं? इंडक्टेंस हम किस में फाइंड आउट करेंगे? सॉलिनॉइड का पता होगा आपको क्या होता है। सॉलिनॉइड में आपका नंबर ऑफ टर्न्स उसमें होते हैं, बाउंड होता है विद वो कॉइल या वायर के साथ में, तो उसको सॉलिनॉइड कहते हैं, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस का थोड़ा सा जान लेते हैं, किसकी डेफिनेशन किसके बराबर रहती है। N phi B is directly proportional to I and N phi B and is equal to L and I and N phi B over I is equal to L। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि आपके पास में जो L है वो एज ए इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस है, ठीक है। N जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है, आपका जो बाउंड होगा वो भी। अच्छा, ये जो है ये आपको पता है क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स है। बी यहाँ पे इस करके लिखा जा रहा है साथ साथ में, क्योंकि फाई दो तरह के आते हैं, एक आपका इलेक्ट्रिक में आता है, एक आपका मैग्नेटिक में आता है। तो ये बी आपका मेंशन करता है फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, तो इस वजह से इन्होंने बी को साथ साथ में रखा है, ठीक है। ये स्ट्रेंथ एंड आई जो है वो आपके पास में करंट है। तो ये रिलेशन याद रखिएगा कि क्या है रिलेशन आपका सेल्फ इंडक्टेंस का, N phi B ओवर I, ठीक है। चले आगे। अब हम यही चीज़ हमको L फाइंड आउट करना है, आप किस में? सॉलिनॉइड में, ठीक है। तो फर्स्टली अभी जो हमने लिखा, वी नो दैट कि N phi B इज इक्वल टू L I के बराबर होता है एंड N phi B एंड ओवर I इज इक्वल टू L के बराबर होता है, ये हमें पता चल गया है। अच्छा, अभी आपने फैराडे का थर्ड लॉ पढ़ा था कि N phi B एंड phi dt, तो इसकी तरह कुछ ये लग रहा है आपको, बन रहा है, बन तो रहा है। तो आप इसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आना था डी भी आना था ना, क्योंकि वो रेट ऑफ चेंज में था ना, माइनस एन डी phi b एंड डी टी, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी को बाहर ले लेते हैं, माइनस को इधर रहने दीजिए, एन phi b एंड डी टी एंड ई। ये क्या था आपका? मैग्नेटिक इंडक्शन था, या इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कह सकते हैं, या टोटल ईएमएफ भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गई। आप क्या करेंगे कि एन phi b इज इक्वल टू L ओवर I, तो यहाँ पे लिख देंगे L ओवर I। इसमें सिर्फ इसी की वैल्यू लेंगे ना, तो ये L I के बराबर आएगा। इसकी वैल्यू लेंगे तो इसको लिखेंगे, इसकी वैल्यू इसके बराबर है, देन माइनस डी आई ओवर डी टी, ठीक है, डी आई ओवर डी टी एंड इनटू L, और करके लिख सकते हो, और माइनस L डी आई एंड ओवर डी टी। तो यहाँ तक चीज़ हुई ख़त्म, L निकल गया। अब इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको L निकालना है। तो L क्या निकलेगा यहाँ पे? L को निकालने के लिए आपके पास में क्या क्या चाहिए? ये तो घूम फिर के सी रिलेशन का, इसका खास इसमें काम भी नहीं है।
पता नहीं क्यों मैंने लिख दिया ये। तो आपको क्या करना है, इसको बच्चों नंबर एज ए 1 ले सकते हो आप, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी n और 5b की। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझिएगा। जब हमने सोलेनॉइड का केस किया था तो ये तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है, आपको पता होगा ये वाली चीज़ जो है जिसको हम b इंटू डी एल लिखते हैं। लेकिन आपके पास में यहाँ पे ये किसके बराबर होगा, ठीक है, इस चीज़ को हम फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले मैं n की बात करूं तो n जो है वो आपका ऐसे करके बाउंड था, वो जब आप सोलेनॉइड बनाते थे, मतलब कि नंबर ऑफ टर्न्स कितनी आती थी, तो वो आती थी आपकी n एरिया एंड इनटू लेंथ के बराबर, याद होगा आपको। और जो ये आपका l जो है मतलब ये जो आपका फ्लक्स है इसको आप लिखते थे, या 5b को मैं ऐसे लिख सकती थी, b इंटू एल लिख सकती थी, या डी एल लिख सकते थे, या टोटल जो भी आप लेंथ लिखते थे। तो ये आता था आपका म्यू नॉट एन आई के बराबर। ये आपका रिजल्ट गिवन है सोलेनॉइड के अंदर, ये रिजल्ट आपने उसको फाइंड आउट करके लिखा हुआ है। तो ये आप डायरेक्ट लिख सकते हो म्यू नॉट एन इंटू आई, ठीक है। सोलेनॉइड का जो केस था उसमें आपने इसको अच्छे से पढ़ा है। तो आपके पास में जो टोटल एन बन के, मतलब एन बी जो बन के आएगा वो आएगा एन ए म्यू नॉट एन आई एंड एल। ऐसे लिख लीजिए, जैसे मर्जी लिख लीजिए, एक ही चीज़ है, ठीक है, जैसे मर्जी लिखिए। तो यहाँ पे होगा आपके पास में म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए इंटू एल, यही बना ना म्यू नॉट का, ठीक है। तो n ये 5b के बराबर है। अब इस वैल्यू को आप नंबर 1 में पुट कर दीजिए यहाँ पे। तो ये आएगा आपके पास में म्यू नॉट, क्योंकि l निकालना है ना मुझे, म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए एल ओवर आई इंटू एल, आई से आई कैंसिल आउट, देन म्यू एन स्क्वायर ए एल इज इक्वल टू एल। तो ये आपके पास में क्या आ गया है, सेल्फ इंडक्टेंस आ गया है। जब आप एक लॉन्ग सोलेनॉइड लेते हो, लॉन्ग सोलेनॉइड लेते हो, अगर आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस का सीखना है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस में सिर्फ इतना सा फर्क है कि उसका नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है, एल की जगह में भी एम आ जाएगा, जो आप सेल्फ इंडक्टेंस उसका निकालोगे। और दूसरी बात यह है कि जब आप उसमें लिखोगे, मतलब कि वो इसमें ईएमएफ खुद से इंड्यूस हो रहा है, उसमें बाय अदर से हो रहा है, बस दोनों में इतना सा ही फ़र्क है, ठीक है। तो बच्चों, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, हमने पूरी कोशिश करी है कि आपके पेपरों की तैयारी हम अच्छे से करवा सके, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और जो भी आपके मतलब जूनियर हैं उनको ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट जो हम सेशन लेंगे, मतलब जब हम अप्रैल से शुरू से करेंगे तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि अगर जो बच्चे फॉर नीट या जेईई के लिए प्रिपेयर करें तो उनको कोई भी ऐसी समस्या ना आए। अभी तो फ़िलहाल हम आपके पेपर के हिसाब से आपको पढ़ा रहे थे कि जितना फास्ट हो सके उतना करा सके। तो प्लीज़ वीडियो बाकी बच्चों को भी शेयर करें और उनको कहें कि यहाँ से पढ़ें, घर बैठ के आपको पढ़ना है, ना कोई पैसा देना है, बस थोड़ा सा टाइम देना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें चैनल को। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।